मेरे साथ हैं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव। राज परिवार से आते हैं, लेकिन लोग इनको प्यार से बाबा कह के पुकारते हैं। सर, दिल्ली में जो आपकी पार्टी है वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि छत्तीसगढ़ तो हम पक्का जीत रहे हैं। क्या लगता है आपको, कौन से ऐसे मुद्दे हैं या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके हक में, अगर आपकी सरकार बनती है तो उन्होंने काम किया? कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, मेरी सोच में आज ये तय है। हालांकि मतदाताओं का अधिकार है कि वो अपना मत दे लें, फिर हम लोग को कुछ कहना चाहिए। काम पिछले 5 सालों में जो कांग्रेस की सरकार ने बुनियादी क्षेत्रों में किया है, लोगों के परिवार की आमदनी को बढ़ाने में सफल होना, नीति आयोग भारत शासन का, जिसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा मनोनीत व्यक्ति बैठते हैं, उसने कहा कि छत्तीसगढ़ में 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे। ये वही छत्तीसगढ़ है जिसको रिजर्व बैंक ने 2018 में जो चुनाव हुआ उसके पहले यह आकलन किया था कि देश में सर्वाधिक गरीबी का प्रतिशत छत्तीसगढ़ में 39.92%। पूरे देश में सर्वाधिक गरीबी का प्रतिशत अगर कहीं है तो छत्तीसगढ़ में। वो छत्तीसगढ़ ने 5 साल में एक आकलन मैंने बताया, नीति आयोग का आकलन, कि 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे। कह रहे हैं कि 40 लाख लोगों को हमने बीपीएल से ऊपर, नीति आयोग आपकी सरकार ने निकाला। लेकिन कई लोग जो आपके क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पर छत्तीसगढ़ में आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं आपकी सरकार की, वो आपको गांवों में जिता रही है। अदरवाइज जो रियल डेवलपमेंट है, यूनिवर्सिटीज, फैक्ट्रीज, वो नदारद हैं अभी छत्तीसगढ़ में, उसकी बहुत कमी है। पहली बात, मेरे लिए वो प्रायोरिटी 2 है। मेरे लिए प्रायोरिटी 1 व्यक्ति है जिसकी आमदनी परिवार की बढ़नी चाहिए, और उसके साथ में नंबर 2 अधोसंरचना भी बढ़ना चाहिए। मेरी सोच एकदम क्लियर है। मेरे सोच में छत्तीसगढ़ का परिवार गरीब रहे और सड़कें चमचमाती बनाओ, तो इट इज मिसप्लेसमेंट ऑफ मनी। पहला पैसा जाना चाहिए लोगों के आर्थिक विकास में। लोगों के आर्थिक विकास के बाद अगर अधोसंरचना का भी विकास अच्छे से आप करते हो तो बहुत अच्छा है। अभी आप रायपुर से आए, रोड कैसी दिखी आपको? तो वो लोग नहीं कहेंगे कि अधोसंरचना में कुछ बढ़ोतरी हुई है। एक समय के साथ वो काम हुआ है, लेकिन काम तो छत्तीसगढ़ में ही हुआ है ना। जब आप कहोगे कि छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं हुआ तो उसको भी देखो आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं आपने भगवान को भी नहीं बख्शा, उनके नाम पर भी घोटाला कर दिया। महादेव ऐप का वो नाम लेते हैं। तमाम जो नेता हैं बीजेपी के, वो शराब घोटाला, पीएससी घोटाला, नाना प्रकार के घोटाले आपकी सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं। आपको लगता है कि ये जो चीजें हैं ये लोगों में जा रही हैं, नुकसान हो सकता है आपको? आरोपी है ना, इतने ज्यादा ये सब ये बात करते हैं कि लोग समझ गए हैं और जान गए हैं कि नेतागिरी है, उसके अलावा कुछ नहीं। लो लेवल की नेतागिरी है उन लोगों के द्वारा जिन लोगों ने राजीव गांधी जी के ऊपर आरोप लगाया था बोफोर्स में घोटाले का, और उनकी मृत्यु के 10-12 साल सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कोई भी सबूत है ही नहीं। वही बीजेपी है जो एनडीए के रूप में विपक्ष में जब थी तो कहती थी कि 1,84,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ है देश में, इनके सारे काले हो गए हैं चेहरे। 1,34,000 करोड़ का 3G स्कैम हुआ है। बहुत बड़े बड़े घोटाले इनने किए। ये 9.5 साल ये सरकार में है दिल्ली में, एक दिन का सबूत का इन मामलों में आया? एक दिन का? तो आप कह रहे हैं खोखले आरोप? खोखले, मतलब वो खुद ही साबित हो रहे हैं। और इसको देखते हैं लोग कि एक बार सुनते हैं कि अरे कुछ होगा, बोफोर्स कुछ होगा। 12 साल बाद मामला आता है कि कुछ भी नहीं है इसमें, तो कोयला कुछ तो होगा, तब तो उन लोग बोल रहे हैं। अच्छा, हमने जब दिल्ली में आपसे मेरी मुलाकात हुई, आपने कहा था कि भूपेश बघेल मेरे कप्तान है और पूरी जो टीम है कांग्रेस पार्टी यूनाइटेड होकर लड़ रही है। अभी भी आप इसको मानते हैं कि भूपेश बघेल आपके कप्तान है? वो हटाएगा क्या? तो कप्तान नहीं, एक टीम है जिसका चीफ मिनिस्टर के रूप में वो अगुवाई कर रहे हैं, और जो कैबिनेट में हैं या कैबिनेट के बाहर भी हैं, हम सब हाईकमांड ने जिनको मुख्यमंत्री की जवाबदारी दी है उनके साथ काम कर रहे हैं। एक जॉइंट लीडरशिप हाईकमांड ने डिसाइड किया कि चुनाव में भाग लेगी, जिसकी अगुवाई मुख्यमंत्री करेंगे। तो वही चीज हाईकमांड ने कही जो मैंने आपको पहले कही थी, और आज भी वो स्थिति। चुनावों से, आखिरी सवाल, चुनावों से पहले आपको उप मुख्यमंत्री बनाया गया, सरगुजा की जिम्मेदारी आपके पास है। आपको लगता है अगर आप डिलीवर करते हैं, आप उप मुख्यमंत्री हैं, कोरोना में आपने एज ए हेल्थ मिनिस्टर बहुत काम किया, अगर आपको पार्टी सीएम पद के लिए अगर चुनती है तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए तैयार है?
हम लोग जो भी काम करते हैं किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं करते। अगर मेरे को स्वास्थ्य विभाग में काम करने का अवसर मिला है सरकार में, तो मैं सरगुजा में काम नहीं करता सिर्फ, मेरी जवाबदारी छत्तीसगढ़ के लिए। मैं अगर मेडिकल एजुकेशन विभाग के मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहा हूं, तो मेरी जवाबदारी सरगुजा की नहीं है सिर्फ। सरगुजा में पैन छत्तीसगढ़ आप कह रहे हैं कि ऑब्वियसली जो हम लोग काम करते हैं तो पूरे छत्तीसगढ़ में काम करते हैं। नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम किया तो मैं सरगुजा में ये काम नहीं करता था, छत्तीसगढ़ के लिए पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करता था। और जिसको फिर आप कहते हैं कि सीनियर हो गए, ये तो जो लोग सीनियर लीडर्स होते हैं, जिसमें मैं अकेला नहीं हूं, भूपेश भाई अकेले नहीं है, इनकी प्रेजेंस पैन छत्तीसगढ़ रहती है, कम ज्यादा अपने अलग अलग तरीके की पैन छत्तीसगढ़ इनकी उपस्थिति रहती है। अपने अपने क्षेत्र में स्वाभाविक है कि मैं जहां से चुनाव लड़ूंगा, तो अब मैं क्या सिर्फ अंबिकापुर विधानसभा का रहूंगा? आपने तो सरगुजा क्षेत्र के लिए भी मेरा नाम जोड़ा, तो मैं तो अगर विधायक अंबिकापुर का हूं तो मैं तो अंबिकापुर में सीमित हो गया, ऐसा नहीं रहता है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैन ऑफ द मैच भी आप बन सकते हैं, जैसा आपने शमी के बारे में कहा कि कप्तान भले विराट कोहली हो, 100 रन उन्होंने बनाए हो, लेकिन मैन ऑफ द मैच जो है वो मोहम्मद शमी जी। और विराट कोहली की विशेषता, बहुत बड़ी उपलब्धि उस मैच में थी 50वां शतक का, बहुत बड़ा कीर्तिमान तेंदुलकर को ने पार किया। 49 सेंचुरीज तेंदुलकर के थे, और उनका स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे तो श्रेयस अय्यर से कम था। श्रेयस अय्यर ने 66 बॉल में अपनी सेंचुरी पूरी की थी। वो अपनी जगह की बात है, एक ग्लैमर रहता है, उसकी कंसिस्टेंसी है कोहली की। आज श्रेयस ने जो भी परफॉर्म किया, एक मैच में किया, बेहतर परफॉर्म किया, लेकिन कंसिस्टेंटली करेंगे तब फिर कोहली के बराबर आ सकते हैं। और मैन ऑफ द मैच इवेंचुअली ये दोनों सेंचुरियन के ऊपर कौन बने? शमी जी। तो उस परिस्थिति और उस गेम में जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा कारगर माना जाता है, वो उस मैच का मैन ऑफ द मैच।